सो गाइस वेलकम बैक। अभी जो टाइम हो गया वो 11 बज गए हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सेपरेट मैं बना रहा हूँ कि मतलब मैं मतलब यहाँ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो यहाँ की जर्नी वही मेरी स्टार्ट हुई थी मतलब 2022 से। 2022 अक्टूबर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आइल्स की। मतलब अक्टूबर 22 को मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। मतलब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी जुलाई में। तो बीच में मेरे कॉलेज के वो एग्ज़ाम वगैरह थे, तो मेन मतलब मैंने 2 महीने तैयारी करी थी, अगस्त और सितंबर। अक्टूबर में मैंने पेपर दे दिया था। तो मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो मैंने इंस्टीट्यूट से की थी, क्योंकि मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में मतलब एग्जैक्टली पता नहीं था कि जैसे मॉड्यूल्स होते हैं ये तो मैंने यूट्यूब पे देख लिए थे, लेकिन उनका पैटर्न क्या होता है, कितना क्या कुछ करना होता है अंदर, मतलब जो टिप्स वगैरह वो मैंने इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी। नो डाउट। तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मतलब अगर आप लोग खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो 1 महीने के लिए ज़रूर इंस्टीट्यूट चले जाना, क्योंकि वो फिर आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे लिखना होता है। क्योंकि जैसे उसमें वर्ड लिमिट फिक्स होती हैं और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। अब जैसे नॉर्मल ऐसे तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, नॉर्मल जैसे राइटिंग मॉड्यूल में 2 ऐसे आते हैं, तो नॉर्मल तो ऐसा लगता है कि चलो हम लिख देंगे, पर वैसा नहीं होता। मतलब लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं और मतलब वोकेबलरी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वोकैब। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हो सकता है तो 1 महीने के लिए कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस खुद ही करना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस अपने इस बिहाफ पे ज़्यादा करी थी। मेरा राइटिंग में थोड़ा हार्ड टाइट था। राइटिंग में ऐसा नहीं है कि मतलब लिख नहीं पाते थे, लिख पाते थे, लेकिन मतलब जो एक पैराफ्रेज करके लिखनी होती है चीज़ें, उसमें थोड़ा मेरा हार्ड टाइट था। बाकी लिसनिंग और जो स्पीकिंग है वो आपके ऊपर है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप फैमिलियर होते हो किसी लैंग्वेज से। अब जैसे हिंदी के लिए हम शुरू से ही फैमिलियर हैं, तो इंग्लिश में स्पीकिंग में तो यही है। मतलब स्पीकिंग में होता है ऐसा है कि वो आपसे पहले तो इंट्रोडक्शन चलता है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 10 या 12 मिनट का स्पीकिंग का वो होता है, मॉड्यूल होता है। उसमें इन्विजिलेटर आपसे पूछता है, शुरू में इंट्रोडक्शन पूछेगा, फिर 2-3 मिनट 1-1.5 मिनट इंट्रोडक्शन के बाद आपसे फिर वो SRT देता है, एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, कि मतलब आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उसके कुछ 4 फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं। उन फॉलोअप क्वेश्चंस का मेजर पॉइंट ये होता है कि उन फॉलोअप क्वेश्चंस को आप सबको कवर करो और सेम सीक्वेंस में कवर करो। ऐसा नहीं है, जैसे मेरे को जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आप ऐसा टाइम बताओ जब आप किसी मेले में गए थे और वहाँ आपने क्या किया, किसके साथ गए थे, सबसे बढ़िया चीज़ आपको मेले की क्या लगी थी। तो ये चीज़ ऐसे मतलब फॉलोअप क्वेश्चंस थे, तो मैंने बताया था अपना एक्सपीरियंस। मतलब एक सिचुएशन होती है तो वो मतलब ऑन द एट द टाइम ही आपको एक स्टोरी फ्रेम करनी पड़ती है स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए। 3 मिनट का आपके पास टाइम होता है, 3 मिनट तक आपको बोलना पड़ता है। तो मतलब 3 मिनट आप मान के चलो, क्योंकि वैसे तो वो 1.5 मिनट पे ही रोक देंगे आपको, ज़्यादा देर नहीं लेते वो। अगर आपकी फ्लुएंसी वेल एंड गुड है तो वो आपको 1-1.5 मिनट के बाद खुद ही रोक देंगे, खुद ही मतलब वो क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। फिर वो फॉलोअप क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉलोअप क्वेश्चंस में जैसे मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन चलता है, इन्विजिलेटर के साथ आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन चलेगा। उसमें वो फिर पूछेगा कि अच्छा ये इसके बारे में आपका क्या राय है। मतलब जनरल ओपिनियंस होते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जैसे एक नॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आप और मैं करते हैं, वैसे ही एक नॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है। बस फ़र्क इतना है वो इंग्लिश में होती है, जैसे नॉर्मल लाइफ में हम हिंदी भी करते हैं। तो वहाँ आपको अपने ओपिनियंस देने। ओपिनियंस के मामले में आपको कोई नहीं जज कर रहा है, वहाँ आपकी सिर्फ फ्लुएंसी लेक्सिकल्स होते हैं। जैसे एक रिपीटेशन नहीं करते, जैसे कई बार होता है कि कोई स्टूडेंट बोलता है, फिर आपने किसी को सब्जेक्ट को एज एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर उसके बाद में तीसरी बार जैसे बार बार आप एज एन इंडिविजुअल ही नहीं बोले जा रहे हो, है ना। तो वो रिपीटेशन थोड़ा ध्यान में रखना कि ना हो। फिर जो होता है वो होता है राइटिंग का बचता है, एक रीडिंग का बचता है और लिसनिंग का बचता है। राइटिंग का मैंने बता दिया। कुछ टिप्स होती हैं वो अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ जो है रीडिंग का, रीडिंग में नॉर्मल पैसेजेस आते हैं, 40 क्वेश्चन आने हैं, उन्हीं में से पैसेज में से आंसर निकाल निकाल के आपको फिलअप करने हैं। जो हमने 10th तक किए थे वो उनका थोड़ा लेवल जो होता है वो थोड़ा ईजी होता है। इनमें थोड़े जो होते हैं पैसेजेस ये थोड़े हार्ड होते हैं। तो मतलब पर वही है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे आप उनके थ्रू गो थ्रू हो जाओगे। तो मतलब इजी स्कोर करना, मतलब 6 बैंड के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आपको मतलब यही है कि 30 से ऊपर नंबर लाने हैं। नहीं, 30 से ऊपर तो फिर आप अच्छा ही कर जाओगे, क्योंकि 40 नंबर का ही होता है शायद। तो मतलब यही 26-27 के अराउंड आपको नंबर लाने होते हैं 40 में से, तो वो इजीली आ जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएंगे। और फिर बचता है लिसनिंग का। लिसनिंग सबसे ईजी टास्क होता है आइल्स का। मतलब इसमें सिर्फ आपको सुनना और फील करना है, सुनना और फील करना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आपके करेक्शन होते जाएंगे। आइल्स का रिज़ल्ट जो मेरा आया था वो मतलब 21 दिन में आ जाता है। जैसे 22 अक्टूबर को मेरा रिज़ल्ट मेरे हाथ में था,
फिर मैंने 1 महीने एजेंट्स वगैरह फाइंड आउट करे, फिर मेरे को एक बढ़िया मतलब रेफरेंस के थ्रू एक एजेंट का पता लगा था। मतलब वहाँ चलो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एजेंट्स देख लेना कहाँ से कैसे करना है। फिर मैंने अपने फाइल लॉन्च करवाई थी। पहले जो मेरा प्लान था वो ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गाइडलाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी और उन्होंने फ़ीस भी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी, तो मतलब वो मेरे आउट ऑफ बजट था। फिर मैंने कनाडा स्विच कर लिया था। तो फिर मतलब मैंने कनाडा स्विच किया था मंथ ऑफ अप्रैल। मई में मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था। जून के एंड तक मैंने फ़ीस भर दी थी। जुलाई अगस्त सितंबर मतलब मेरे 2 महीने उन्होंने लिए। सितंबर में मेरे को उन्होंने फाइनली रिफ्यूज़ल दे दिया था। पहली जो बार जो हुआ था वो मेरा रिफ्यूज़ल आया था सेम फ़ाइल पे, क्योंकि मेरी फ़ाइल थोड़ी लेट लॉन्च हुई थी। मतलब मेरी जीआईसी में थोड़ा रोड़ा हो गया था, जीआईसी मेरी वापस आ गई थी। मतलब मैंने कनाडा से मतलब इंडिया से मैंने ट्रांसफ़र तो कर दी थी, लेकिन यहाँ इनके पता नहीं क्या इशू आया, इन्होंने मेरी जीआईसी वापस भेज दी। तो उसमें 15 दिन मेरे वेस्ट हुए, वरना 15 दिन पहले मेरी फ़ाइल लॉन्च हो जाती। तो मतलब मेरा सितंबर में आ जाना था। तो मेरा पहले रिफ्यूज़ल आ गया था। फिर मेरा नवंबर में दोबारा मैंने फ़ाइल लॉन्च करवाई, तो मेरा एक्सेप्टेंस आ गया था इन मंथ ऑफ सितंबर। तो मेरी आइल्स की जर्नी जो थी वो यही थी कि मतलब मैंने तो कोचिंग ज्वाइन करी थी और उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस खुद से करी थी। तो अगर ये 2 चीज़ें आप कर लोगे तो ईज़िली आप 6.5 बैंड ईज़िली ले आओगे, मतलब बिना कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल की, मतलब बिना कोई ज़्यादा अपने आप को प्रेशर डाल के। अगर ईज़िली नॉर्मल जो कोचिंग में बताया जा रहा है और 1-1.5 घंटा खुद से पढ़ रहे हो तो बहुत है, मोर देन इनफ है, आप ईज़िली स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें शुरू होती है। वो फिर जैसे आपका रिजल्ट आए फिर आपको एजेंट गाइड करता रहेगा, उस अकॉर्डिंग आप चलते रहो तो आपके मतलब ईज़िली आ जाएंगे, मतलब ईज़िली अप्रूवल आ जाता है। बाकी जो ये है कि जैसे गाइडलाइन का कई बार होता है कि मतलब भाई कनाडा में ऐसे ऐसे गाइडलाइन चेंजेस हो रही, तो होने दो भाई। मैं फिर वही कहूँगा, आप लोग ये अपनी सीट के लिए लड़ रहे हो तो आप लोग सिर्फ अपनी सीट का सोचो। बाकी यहाँ जो मर्जी हो रहा है होने दो, उससे तुम्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर अगर आप लोगों का अप्रूवल आ जाए तो टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि जब अप्रूवल आता है और वीज़ा आने में 1-1.5 महीने का टाइम हर किसी को मिलता है। उन 1-1.5 महीने में या फिर आपको लगता है कि शॉर्ट मेरा आ ही जाएगा, क्योंकि कई बार जैसे मेरे को लगता था कि मेरा शॉर्ट आना ही है, पर वो सितंबर में थोड़ा फाइल लेट लॉन्च हुई तो इसके करके मेरा रिफ्यूज़ल आ गया, वरना मेरे को लगता तो था कि आ ही जाएगा मेरा। तो अगर ऐसा है तो भाई टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, अपने आप के अंदर स्किल बिल्ड कर लेना। जैसे कोई भी स्किल जो आपको यहाँ जॉब दिलवा दे, क्योंकि अगर आप एक जनरल लेबर के रूप में आ रहे हो तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके पास कोई स्किल है और आपने वहाँ जाके क्योंकि फिर आपके पास जो चॉइस है वो फिर एक पर्टिकुलर हो जाती है। जैसे किसी के पास गैराज का एक्सपीरियंस है तो उसने सिर्फ मैकेनिक कोई हाई पास जाना है, हर जगह नहीं घूमना। अब जैसे मेरे पास कोई स्किल नहीं थी तो मैं एज ए जनरल लेबर हर कहीं जा रहा था, जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया या फिर कोई रेस्टोरेंट हो गया या फिर कोई मतलब फ्रेंचाइजी होगी, मैं हर मॉड्यूल में घुस रहा था। तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा जाता है। सो यही मतलब यही सब चीज़ें हैं। तो ऐसे मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी। अब इसके अलावा जो है वो ये है कि आइल्स का मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया, 6 से नीचे किसी भी मॉड्यूल में आपके नहीं होने चाहिए। अगर आपके किसी भी मॉड्यूल में 6 से नीचे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्यूज़ल ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिफ्यूज़ल ही आएगा, पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना कि किसी भी मॉड्यूल में 6 से नीचे तो एटलीस्ट ना ही आए। अगर आते हैं तो कई बार लक होता है कि कईयों का आ भी जाता है, लेकिन मतलब ये मेजोरिटी का नहीं आता है, रिफ्यूज़ल आता है। क्योंकि यहाँ जो फ़ाइल का जो अभी मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि फ़ाइलें भाई ताबड़तोड़ लग रही हैं, मतलब 6 बैंड तो हर किसी को ही हैं। तो ये मान के चलो जहाँ 6 बैंड का कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर वहाँ आप 5.5 स्कोर कर रहे हो किसी मॉड्यूल में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। बाकी आपके ऊपर लक के ऊपर भी है कि अगर आपका लक है तो 5.5 पे भी आ जाएगा, वरना आने को 7 पे भी नहीं आता। तो वो हर किसी का सिनेरियो अलग अलग है, उसमें आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो एटलीस्ट क्राइटेरिया जो कनाडा मांगता है वो मांगता है 6 बैंड मांगता है ओवरऑल, और नॉट लेस देन इन एनी मॉड्यूल 6 बैंड। 6 बैंड से ना ही किसी मॉड्यूल में नीचे होने चाहिए और ओवरऑल भी 6 से नीचे ना हो। तो कोशिश करो कि 7 तक पहुँचो, तो ये थोड़ा सही रहता है। ठीक है, बाकी यही सब कुछ है। आइल्स का कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। रही बात पीटी की, तो पीटी जैसे कुछ ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करते हैं, हर कोई नहीं करता। अब जैसे अगर आपने आइल्स कर ली तो आप कनाडा के किसी भी प्रोविंस में किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एग्रीगेट मार्क्स हैं। वहीं अगर आपने पीटी करी है तो आपके पास जो लिस्ट ऑफ कॉलेज है वो थोड़ी शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगी, मतलब पर्टिकुलर कॉलेजेस में ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में
आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पीटी लीगल मतलब एक्सेप्ट करता है, कनाडा भी करता है लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही करती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जैसे नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ पीटी एक्सेप्ट करती हैं। तो पीटी का जो स्कोर है वो 65 से अबव रखो। लोग बोलते हैं कि 60 ले आओ बहुत है, लेकिन अपने को भाई बहुत वाली कैटेगरी में नहीं रहना, क्योंकि अभी आपके टाइम में देखो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मतलब आपको थोड़ा बेहतर बेहतर करना पड़ेगा अगर औरों से बढ़िया बनना है तो मैं आपको गाइड, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप मान के चलो तो आइल्स में आप स्कोर करो ओवरऑल 7 बैंड, ठीक है। कोशिश करो कि किसी भी मॉड्यूल में 6.5 से नीचे ना आए, ठीक है। 6.5 का एक बेस लगा लो, 6 से ऊपर आ जाओ। अब 6.5 किसी से नीचे ना आए, ओवरऑल आपके 7 से ऊपर आए या 7 आ जाए तो बहुत बढ़िया है। पीटी का मान के चलो कि 65 आपको लेके आने हैं फॉर श्योर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपकी फ़ाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो फाइल का जो भी प्रोसीजर होता है वो आपको एजेंट बेहतर बता देंगे मेरे से, क्योंकि हो सकता है कई बार मतलब अगर मैं आपके साथ कुछ बताऊं फिर आपको कुछ एक डाउट ऑफ वो आया है कि चलो वहाँ तो ऐसे बताया था, वो तो पहुँचा हुआ है उस बंदे ने तो ऐसे बताया। तो वो चीज़ आप प्लीज़ मत ध्यान में रखना। सिर्फ जो चीज़ बता रहा हूँ वो यही है कि स्कोर जो मैंने आपको बता दिए हैं पीटी का मोर देन 65 और आइल्स में एटलीस्ट 7 तो लेके आओ ओवरऑल और नॉट लेस देन 6.5। तो ये चीज़ आप अगर आपने कर ली तो आपका थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्पिटिटर जो इन्होंने फाइल लगा रखी है, ठीक है। तो बस यही है आइल्स और पीटी का डिफरेंस। और मैंने बता दिया कि कनाडा में आइल्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीटी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वहीं दोनों का सेम है, ठीक है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने पीटी करके फाइल लगाई है तो भी वेल एंड गुड है, अगर आपने आइल्स करके लगाई तो भी वेल एंड गुड है। तो वो आपकी चॉइस है। बाकी नंबर ऑफ़ कंट्रीज जैसे आइल्स एक्सेप्ट करती हैं, जैसे यूके हो गया, आइल्स हर कोई एक्सेप्ट करता है भाई, पीटी नहीं करते हैं। तो मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव वो यही है कि आप आइल्स को ही फोकस करो। बाकी जैसे कईयों को डिफ़िकल्टीज आती हैं आइल्स करने में तो पीटी कर लो, नो डाउट, बस कर लो, ठीक है। सो यही कुछ था। अगर इसके बाद में अगर कुछ ओपिनियन जानना हो तो प्लीज़ बता देना, मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी वीडियो। तो आइल्स और पीटी का जो डिफरेंस है वो ये है। बाकी इसमें मैं एडिटिंग कर दूंगा। अब थोड़ा मतलब काम तो करना पड़ेगा इस वीडियो में मेरे को, तो मैं एडिटिंग करके मतलब एक सेपरेट मैं बना दूंगा कि आइल्स और पीटी में क्या क्या वो है, तो आप लोग देख लेना। तो यही है मेरी जर्नी, तो सिर्फ यही थी, मतलब मैंने आइल्स के थ्रू ही मैं कनाडा पहुंचा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।